एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सुबह आपके लिए हम लेकर आते हैं हमारा गुड मॉर्निंग भारत शो। तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों पर किसानों को भरोसा दिलाया और कहा कृषि सुधारों से मिलेंगे नए बाजार, बढ़ेगी आय। जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को स्पष्ट संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से उन्हें नए बाजार मिलेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में बाधाओं को हटाने का काम किया गया है। इससे क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी आएगी और निवेश बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने फिक्की के आयोजन में उद्योगपतियों से कृषि क्षेत्र में निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की ओर से जितना निवेश होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न फसलों और फल सब्जियां उगाने वाले किसानों को आधुनिक तकनीक का जितना समर्थन मिलेगा उतना किसी का नहीं। वही आपको बता दें कि उनके संबोधन में, प्रधानमंत्री के संबोधन में खास बातें रही। सरकार किसानों के हित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी बात है, कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी आएगी और निवेश बढ़ेगा। जरूरी ढांचागत सुविधाएं, खाद्य प्रसंस्करण, बेहतर भंडारण, इन सब के बीच दीवारें थीं जिन्हें हटाया जा रहा है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, किसानों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है। भूख हड़ताल करने की मांग की है किसानों ने। आइए खबर विस्तार से चर्चा करते हैं इस खबर के बारे में। सरकार की ओर से दिए जा रहे प्रस्तावों को ठुकराते हुए किसान नेताओं ने रविवार को अपनी मांगे दोहराई और एक बार फिर कहा कि ये सरकार से वार्ता करने को तैयार है, लेकिन पहले 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने पर बातचीत होगी। किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। इसके तहत दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे किसानों ने 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता कमलप्रीत सिंह पन्नू ने कहा कि इससे पहले रविवार को हजारों किसान राजस्थान के शाहजहांपुर से जयपुर दिल्ली राजमार्ग के रास्ते सुबह 11 बजे अपना दिल्ली चलो मार्च शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के अन्य हिस्सों से भी किसान यहां आ रहे हैं और वे आने वाले दिनों में आंदोलन को अगले स्तर पर पहुंचाएंगे। पन्नू ने कहा कि अगर सरकार बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं, लेकिन हमारी मुख्य मांग तीनों कानूनों को रद्द करने की रहेगी। वहीं आपको बता दें, किसानों ने टोल प्लाजा पर नहीं वसूलने दिया शुल्क। किसानों ने शनिवार को हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दिल्ली के नजदीक के इलाकों में कुछ टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया और कर्मचारियों को यात्रियों से शुल्क वसूली नहीं करने दिया। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ाए गए हैं। केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों द्वारा आंदोलन को और तेज कर दिया गया है तथा जयपुर दिल्ली एवं दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को जाम करने की घोषणा की गई है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सीमाओं पर सुरक्षा के बंदोबस्त बढ़ा दिए हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है, 3 आईपीएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तलब। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के 2 दिन बाद गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के 3 अधिकारियों को सेवा में कथित कोताही के चलते केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए एक तरफा तरीके से समन जारी किया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय के इस कदम से पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी नीति सरकार और केंद्र की भाजपा नीति सरकार के बीच 2 दिन पहले नड्डा के काफिले पर हुए हमले के कारण पैदा हुई खींचतान और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अमूमन अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने से पहले संबंधित राज्य की सहमति ली जाती है, लेकिन इसके मामले में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को दरकिनार कर एक तरफा तरीके से फैसला लिया है। माना जाता है कि तीनों अधिकारी पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार के करीबी हैं। तीनों आईपीएस अधिकारियों भोलानाथ पांडे, प्रवीण त्रिपाठी और राजीव मिश्रा को 9 और 10 दिसंबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की राजनीतिक रूप से संवेदनशील पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गृह मंत्रालय के आला अफसर ने बताया कि तीनों आईपीएस अधिकारी पश्चिम बंगाल कैडर के हैं और उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में सेवा के लिए बुलाया गया था।
इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है किसानों के अगले दौर की वार्ता से है उम्मीद, ऐसा कहना है दुष्यंत चौटाला जी का। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच जारी गतिरोध के बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 24 से 40 घंटे में केंद्र और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने के बाद जननायक पार्टी यानी कि जसपा नेता चौटाला ने कहा कि जब तक वे राज्य सरकार का हिस्सा है, प्रत्येक किसान की फसल की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है परिवार नियोजन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोगों को बाध्य नहीं कर सकते हम। आइए चर्चा करते हैं इस खबर पर विस्तार से। केंद्रीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि भारत देश के लोगों पर जबरन परिवार नियोजन थोपने के साफ तौर पर विरोध में है और निश्चित संख्या में बच्चों को जन्म देने की किसी भी तरह की बाध्यता हानिकारक होगी एवं जनसांख्यिकीय विकार पैदा करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में पेश हलफनामे में कहा कि देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक है, जिसमें अपने परिवार के आकार का फैसला दंपति कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार परिवार नियोजन के तरीके अपना सकते हैं। उसने बताया कि इसमें किसी तरह की अनिवार्यता नहीं है। केंद्र ने भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर अपने हलफनामे में यह कहा। याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें अदालत ने देश की बढ़ती आबादी पर नियंत्रण के लिए 2 बच्चों के नियम समेत कुछ कदमों को उठाने की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। मंत्रालय ने कहा कि लोक स्वास्थ्य राज्य के अधिकार का विषय है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाने के लिए राज्य सरकारों को स्वास्थ्य क्षेत्र में उचित एवं टिकाऊ तरीके से सुधार करने चाहिए। इसमें कहा गया स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का काम राज्य सरकारें प्रभावी निगरानी तथा योजनाओं एवं दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के नियमन एवं नियंत्रण की खातिर विशेष हस्तक्षेप के साथ प्रभावी ढंग से कर सकती है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है सीबीआई के मालखाने से 103 किलो सोना गायब, जांच के दिए आदेश। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सीबीआई ने 8 साल पहले जब्त 43 करोड़ रुपए का 103 किलोग्राम सोना गायब होने के बाद आंतरिक जांच शुरू की है, अधिकारियों ने इस बारे में बताया। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु अपराध शाखा सीआईडी पुलिस को गायब सोना के मामले में जांच करने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने 2012 में चेन्नई में सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालय पर छापेमारी में 400.47 किलोग्राम आभूषण जब्त किया था। यह सोना भी इसी अभियान के दौरान जब्त किया गया था। सोना चांदी के आयात के संबंध में मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारियों द्वारा कंपनी को मदद पहुंचाने संबंधी आरोपों के बाद सीबीआई ने यह कार्रवाई की थी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है तृणमूल कांग्रेस ने कहा गृह मंत्री के प्रति हम जवाबदेह नहीं। आइए चर्चा करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने शनिवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिल्ली तलब करना राजनीति से प्रेरित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन को भयभीत करने के लिए दबाव डालने वाली कार्रवाई की जा रही है और केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर शीर्ष अधिकारियों को तलब किया गया है। उन्होंने कहा हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कानून व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में आप कानून व्यवस्था के संदर्भ में किसी भी तरह की चर्चा के लिए कैसे दोनों अधिकारियों को बुला सकते हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है सीमा गतिरोध में भारत की ली जा रही परीक्षा, ऐसा कहना है एस जयशंकर का। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ 7 महीने लंबे सीमा गतिरोध में भारत की परीक्षा ली जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि देश राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती पर खरा उतरेगा। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुए घटनाक्रमों को बेहद परेशान करने वाला करार देते हुए जयशंकर ने कहा कि वहां जो कुछ भी हुआ वह चीन के हित में नहीं है, क्योंकि वह भारत में साथ गंवाने की आशंका का सामना कर रहा है, जिसे हाल के दशकों में बड़ी सूझबूझ से विकसित किया गया था। उन्होंने कहा कि इन घटनाक्रमों ने कुछ बहुत बुनियादी चिंताएं पैदा कर दी हैं, क्योंकि अन्य पक्ष ने एलएसी का सम्मान किया था। इसी के साथ ही चले बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है बारिश और बर्फ से सर्द हुआ दिसंबर। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से दिसंबर लगातार सर्द होता आ रहा था, लेकिन इस बार कुछ लोग का ये मानना था कि दिसंबर में ज्यादा सर्दी नहीं हो रही, लेकिन बीते दिनों बारिश होने से दिसंबर में सर्दी बढ़ गई है। आइए चर्चा करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मौसम में अब ठंड का एहसास तेज हो गया है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, वहीं दिल्ली सहित तमाम मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई है। इसके साथ ही दिल्ली के अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित तमाम इलाकों में घने कोहरे का असर भी दिखाई पड़ रहा है। दृश्यता घटकर 100 मीटर तक पहुंचने से दिन में भी वाहनों को लाइट जलानी पड़ी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार, सिक्किम, बंगाल, उड़ीसा के कई इलाकों में कोहरे का असर रहा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है कि उत्तराखंड और पंजाब के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बीते 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी हुई है। कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम में शुक्रवार रात तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में अभी और बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। पिछले 2 दिन से दिल्ली में आसमान पर छाए काले बादल शनिवार सुबह बरस पड़े। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में शनिवार की तड़के तेज बारिश हुई। कुल 1.6 मिलीमीटर बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिण दिल्ली, द्वारका, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूर्वी दिल्ली समेत कई इलाकों में शनिवार की सुबह बारिश हुई। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है फाइजर के टीके को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। आइए इस खबर के बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। अमेरिका ने शुक्रवार को देश के पहले कोविड-19 टीके को मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने बताया कि टीके की पहली खुराक 24 घंटे से भी कम अवधि के भीतर दी जाएगी। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और उसके जर्मन साझेदार बायोएनटेक द्वारा विकसित टीके के आपात स्थिति में उपयोग की इजाजत दी है। एफडीए द्वारा टीके को मंजूरी देने के तुरंत बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो में ये बताया था। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बर्फबारी व भूस्खलन के बाद हुआ बंद। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रात भर हुई बर्फबारी के बाद बंद कर दिया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गुरमुल गांव में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन की वजह से 8 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि 270 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर स्थित जवाहर टनल की जमीन पर बर्फ की 9 इंच की परत जमा हो गई है और मरोग, मगेरकोट और पंथियाल में बारिश के बाद कई स्थानों पर भूस्खलन की वजह से सड़क बाधित हुई है। उन्होंने बताया कि रणनीतिक रूप से अहम सड़क पर यातायात तेजी से बहाल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह सड़क कश्मीर घाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। डोडा जिले में अधिकारियों ने बताया कि कास्तीगढ़ के गुरमुल गांव में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हो गया, जिससे 8 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया।
इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है मध्य प्रदेश में हुई मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली हुए ढेर। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित बालाघाट जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा से लगे प्रदेश के वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश पुलिस के साथ 2 अलग अलग मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली मारी गई। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि एक महिला नक्सली शुक्रवार रात 11 बजे मुठभेड़ में मारी गई, जबकि दूसरी महिला नक्सली को शनिवार सुबह 7 बजे मार गिराया गया। उन्होंने बताया कि मारी गई दोनों महिला नक्सलियों की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि कुछ लोग जो विद्रोहियों से जुड़े हुए थे, उन्होंने तस्वीरों के आधार पर दावा किया कि उनमें से एक महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और दूसरी छत्तीसगढ़ के बस्तर की रहने वाली थी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है 2 महीने में 1,63,000 जीएसटी पंजीकरण निरस्त किए गए। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कर अधिकारियों ने अक्टूबर और नवंबर में रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 1,63,000 से अधिक उद्यमियों के जीएसटी पंजीकरण को निरस्त कर दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि 21 अगस्त से 16 नवंबर 2020 के बीच 720 कोडीम्ड आधार पर पंजीकरण दिया गया। इनमें आधार की पुष्टि नहीं होने की वजह से ऐसा किया गया। 55 के मामलों में विसंगतियों की पहचान हुई है। उनके मामले में निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि फर्जी कंपनियों, रातों रात मुनाफा कमाने की फिराक में रहने वालों और कारोबार को आपस में घुमा कर दिखाने वाले नकली कारोबारियों से निपटने के लिए जीएसटी के फील्ड अधिकारियों ने अक्टूबर और नवंबर के दौरान 1,63,042 पंजीकरण निरस्त कर दिए। इन लोगों ने 6 माह से भी अधिक समय तक जीएसटीआर 3B रिटर्न दाखिल नहीं की थी। इसके साथ ही दिसंबर 2020 को जिन करदाताओं ने 6 माह से अधिक समय तक अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न दाखिल नहीं की है, ऐसे 28,635 करदाताओं की पहचान की गई है और इस मामले में सभी जीएसटी आयुक्तालयों को स्वयं ही निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। फर्जी बिलों को लेकर की जाने वाली धोखाधड़ी के खिलाफ शुरू किए गए देशव्यापी अभियान के तहत 1 माह के भीतर ही जीएसटी खुफिया और महानिदेशालय और केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय ने अब तक 132 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है कोरोना से 32 लोगों की मौत, 1,520 नए मरीज मिले। आइए जान लेते हैं कोरोना के आंकड़ों के बारे में विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 32 मरीजों की मौत हो गई, जबकि इसी अवधि में संक्रमण के 1,520 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक 5,64,132 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 8,056 लोग जान गंवा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों में पूरी तरह से ठीक होने वाले 1,761 रोगियों के साथ अब तक 5,35,985 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश में 20,091 मरीज उपचाराधीन हैं। अब प्रदेश में स्वस्थ हुए मरीजों की दर 95% से अधिक हो गई है। प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को प्रदेश में 1,55,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई और अब तक कुल 2,12,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में लखनऊ में 7, वाराणसी में 5, गोरखपुर में 3 और कानपुर नगर, प्रयागराज, आजमगढ़ व गाजीपुर में 2-2 लोगों की मौत हुई है। इसी अवधि में लखनऊ में 267 और मेरठ में 176 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।